नमस्कार कदम दोस्तों। दर कदम चल नमस्कार दोस्तों, जय महावीर। आप सभी का स्वागत है गोल्डन थ्रेड के इस एपिसोड में। मैं शिल्पा जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं मंच पर स्वागत करती हूँ हमारे एक ऐसे ही कर्मवीर का जो बिना कोई शोर किए धरती की पीड़ा को समझते हैं, जो सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं करते बल्कि उसे जीते हैं, जिनकी सोच में हरियाली की लौ और जिनका उद्देश्य है अगली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुंदर धरती सौंपना, जो आधुनिक युग के पर्यावरण योद्धा है, जिनकी वाणी में है विज्ञान की सच्चाई और संवेदना की गर्मी। ऐसे ही गुणों से लबरेज हैं इस कड़ी के हमारे अतिथि वीर रविंद्र कुमार जैन जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। बहुत ही आपने परिचय इस प्रकार से दे दिया। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और इस धरती से जुड़कर धरती के लिए काम करना, बस यही मेरा एक लक्ष्य है। जी धन्यवाद जी। सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं अपने दर्शकों को दे दूं। जितने भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, रतन जैन फलोदिया जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जय महावीर। आप सभी का मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक ही पहुंचेगा। सर का संक्षिप्त परिचय है, सर वाणिज्य स्नातक हैं, 2016 से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े, जब वह फलोदी केंद्र के संस्थापक सचिव बने। उनका फलोदी में अपना एक थोक व्यवसाय है। वह 2021-2023 तक जोधपुर जोन के जोन सचिव भी रह चुके हैं। वह समस्त महाजन भारतीय जैन संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय फलोदी जैन संघ, राजस्थान गौ सेवा समिति जैसी अनेक सामाजिक संगठनों से और बोर्ड से जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जिनके विचारों में है शक्ति, जो गौ माता की करते हैं भक्ति, वो जो जगाने आए हैं आपको हमको, ऐसे कर्मवीर की जरूरत है हम सबको। ऐसे कर्मवीर की जरूरत है हम सबको। आदरणीय रविंद्र कुमार जैन जी, सर स्वागत है आपका। जय महावीर। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जी सर, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि महावीर इंटरनेशनल में जोन सचिव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय निदेशक बनने तक का ये जो आपकी यात्रा है, आपके लिए ये कितनी प्रेरणादायक रही और कौन कौन से अनुभव आपके हृदय में विशेष स्थान रखते हैं इस यात्रा के दौरान? जी शिल्पा जी, पहले तो मैं महावीर इंटरनेशनल के हमारे सभी साथियों को गोल्डन जुबली जो हमारा वर्ष चल रहा है उसके लिए बधाई देता हूं, और उसी के उपलक्ष्य में आपकी टीम के माध्यम से ये जो कार्यक्रम अस्थिमल जी भाटिया के नेतृत्व में चल रहा है, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आप महावीर इंटरनेशनल के विभिन्न वीर वीराओं को जो सेवा कार्य कर रहे हैं उन सबको सामने लाकर प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके सेवा कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई और धन्यवाद। आपका प्रश्न है महावीर इंटरनेशनल के जोन के सचिव से लेके अब तक का जो सफर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, महावीर इंटरनेशनल के जोन सचिव बनने से पहले मैं हमारी जो फलोदी में केंद्र बना उसका संस्थापक सचिव रहा। मैंने 2016 में जब गौशाला ज्वाइन की फलोदी की, तब मैंने ढूंढना शुरू किया कि हम जो सेवा कार्य यहाँ कर रहे हैं उसको हम आगे अन्य लोगों तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ के कार्य को पूरे भारत तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने खोजना शुरू किया कौन सी एक ऐसी प्रेस्टिजियस संस्था है, ख्याति प्राप्त संस्था है
उसके साथ जुड़कर मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम्म। तो मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया, महावीर इंटरनेशनल के बारे में पता चला। फूसराज जी छजलानी जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, रिसेंटली उनका लोक गमन हुआ है, उनसे संपर्क हुआ। पुष्प जी जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महावीर इंटरनेशनल के, उनसे जी। संपर्क हुआ। से बातचीत करने पर पता चला ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके 350 से 400 केंद्र पूरे भारत में हैं, और ऐसी संस्था है जिसकी उस समय में जब 2016 था तो लगभग 40 से 41 साल उस संस्था को हो गए थे। प्रेस्टिजियस संस्था। तो उन्होंने कहा कि जी। आप इसका एक केंद्र खोल दीजिए फलोदी में और आप सब जुड़ जाएंगे। तो हमने बातचीत शुरू की और ऐसे एक केंद्र बनाया। चूंकि मैंने ही इसकी शुरुआत की थी तो संस्थापक सचिव मुझे बनना रहा। उसके बाद में हमारे लगातार काम चलते गए। जोधपुर जोन के जो हमारे साथी हैं और जो रीजन के हमारे अनिल जी बांटिया और वंदना जी बक्सी, इन सबसे हमारा संपर्क रहा। जब 2019 में उसके बाद में जब ये सिस्टम आया, अनिल जी सर जब सचिव बने अंतर्राष्ट्रीय सचिव, तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं उन केंद्रों के अध्यक्ष और सचिव इस बार बनाएंगे जोन में। नहीं तो ऐसा होता था जोधपुर जोन है तो जोधपुर का कोई बड़ा केंद्र है उसके व्यक्ति को बनाया जाता था। तो उनकी सोच थी, उनकी सोच के अनुसार ये चीज तय हुई। तो हमने हमारे फलोदी केंद्र के ही मधुकर जी मोखा है, उनको जोन अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा अगर जोन अध्यक्ष मैं रहूंगा तो मेरे साथ में आपको रहना ही होगा। तो उनके साथ में जुड़ा और फिर जोन सचिव के रूप में भूमिका। लेकिन जैसे मैं अगर ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो जोन सचिव के रूप में हमारी भूमिका और उनकी जोन अध्यक्ष के रूप में भूमिका शून्य रही, क्योंकि हम उस समय कुछ समझ नहीं पाए हमको क्या करना है, कैसे करना है और हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो ज्यादा कुछ ऐसा हम कर नहीं पाए, ना ही सेंटरों की विजिट कर पाए, हमें कुछ पता ही नहीं था, सही बात ये है। लेकिन हमारे जो फलोदी केंद्र के काम थे 2016 से ही हम लगातार, हमने एक ही विषय चुना था कि हमें पर्यावरण पर काम करना है। पर्यावरण पर काम करते करते जब हमारे सारे काम जोन के माध्यम से रीजन तक और रीजन के माध्यम से एपेक्स तक पहुंचते तो हमें हर स्तर पर एप्रिसिएशन मिला। मधुकर जी और मैं ज्यादातर पर्यावरण पर एक साथ ही काम करते और जितना हमारे से हो सकता था उतने बड़े लेवल का काम हमने हमारे गांव में किया। तो इस वजह से दूसरा कारण ये रहा, मुझे जो अंतर्राष्ट्रीय निदेशक का दायित्व मिला उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मेरी भूमिका देखी थी जल संरक्षण के कार्यों में समस्त महाजन संस्था के साथ जुड़कर। मैं राजस्थान में संपर्क प्रमुख रहा समस्त महाजन संस्था का, और पूरे राजस्थान में 100 से अधिक तालाबों का काम मेरे नेतृत्व में, मेरे मार्गदर्शन में यहाँ पर हुआ, जिसमें मैं 365 दिन पूरे राजस्थान में फील्ड विजिट करके संस्था को समय देता था। तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अनिल जी का जब मेरे पास सर्वप्रथम फोन आया तो उन्होंने कहा कि हम तलाश कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निदेशक की, आप समय दे पाएंगे क्या? तो मैंने कहा सर मेरा जीवन तो इसके लिए ही बना है, मेरा काम ही यही है, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। गाय का काम हो, पर्यावरण का काम हो, धरती के लिए काम हो, जो हमारे तत्व हैं उन तत्वों की सुरक्षा कैसे हो, आने वाली 100 साल 200 साल 500 साल बाद की जो जनरेशन आएगी उसको किस प्रकार से ये धरती जीने लायक मिले, बस मेरा लक्ष्य यही है। तो उस हिसाब से सर ने मुझे चयनित किया और जैसा आप देख रहे हैं मैंने भरपूर समय दिया और आप सबके सहयोग से, और जितने अभी अधिकारी जुड़े हुए हैं, जितने अभी केंद्र जुड़े हुए हैं, उन सबके पदाधिकारियों ने मेरे उस समय का भोग है उसको सम्मानित किया। उसका पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने मेरे द्वारा दिए हुए यानी कि एपेक्स के द्वारा दिए हुए हर कार्यक्रम को अपने अपने जिससे जो दायित्व मुझे मिला मैं उस दायित्व को निभा पाया, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि आप किस तरह से एक संस्थापक सदस्य की यात्रा से यहाँ तक आप पहुंचे। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने संगठन की कई सेवा परियोजनाओं में सक्रिय
भूमिका मतलब निभाई होगी जब सेंटर बना और ये, तो ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण जागरूकता जो आप इस संपूर्ण सेवा दृष्टि में कहाँ स्थान मतलब कहाँ देखते हैं? जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें पर्यावरण जागरूकता को आप कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूँ हमारे सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं। जितने भी एपेक्स लेवल से नीचे तक जाते हैं प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट की अपनी भूमिका है, अपना बैकग्राउंड है और बहुत सोच समझकर अपने देश में क्या वर्तमान समय की जरूरत है और भविष्य क्या है, उनको देखकर ही परियोजनाएं बनाई जाती है। जैसे हमारे महिला स्वावलंबन के हैं, बच्चों के लिए बेबी किट वितरण का है, बहुत सारे ऐसे स्थायी कार्यक्रम हैं जो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का है, वो सारे की मांग है और वो चलते रहने चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पर मास मूवमेंट की जरूरत है, बहुत अधिक काम की जरूरत है, क्योंकि अगर धरती बचेगी ही नहीं तो बाकी काम हम करेंगे कैसे। तो हमें जितने भी तरह के प्रदूषण हो रहे हैं उन सब प्रदूषण से लोगों को अवेयर करके हमारा जो पर्यावरण का कार्य है उसमें 0 बजट में हम कर सकते हैं। हमें 1 रुपया करने की जरूरत नहीं होती है और अवेयरनेस की कमी की वजह से सारी दिक्कतें हो रही है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारे महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण के लिए आए, तो मैं समझता हूँ महावीर इंटरनेशनल भारत में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। जी सर। सर, अक्सर हम पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित समझ लेते हैं, मतलब अक्सर समझते ही हैं क्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पेड़ लगा दिया और पर्यावरण सुरक्षा हो गई। पर एक अनुभवी निदेशक के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि इसके और कौन कौन से पहलू समाज को समझने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है शिल्पा जी, क्योंकि जब भी मैं पर्यावरण का नाम लेता हूँ या कोई भी पर्यावरणविद जब पर्यावरण का नाम लेता है और किसी पर्यावरण दिवस को, पृथ्वी दिवस मनाने की बात होती है, तो एक ही दिमाग में आता है सबके, चलिए वृक्ष लगा देते हैं और फोटो खिंचा के दूसरे दिन अखबार में न्यूज आ जाती है। तो 4 दिन बाद उस वृक्ष का क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। आज तक के इतिहास में जितने पौधे लगे हैं उनका कितने प्रतिशत सस्टेनेबिलिटी है और कितने प्रतिशत खत्म हो चुके हैं, ये एक शोध का विषय है। तो जो दिमाग में ये छाप है कि हमें वृक्ष लगाना है, बहुत अच्छी बात है, लगाना है उसको, पौधे को लगाना और उसको पेड़ बनने तक संभालना, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। जो पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, वो ये सोच के लगाए कि मैंने ये 1 पौधा लगाया या 1000 लगाए या 1 लाख लगाए, तो इसमें 90% कम से कम सस्टेन रहे, ये वृक्ष बने, तब तो ये सार्थक है। अब जो अनिल जी सर के साथ हमारी जो चर्चा होती है उसमें हम अक्सर बात करते हैं, जितना जरूरी है वृक्ष लगाना उतना ही जरूरी है वृक्षों को कटने से बचाना। कटने से बचाना कैसे है? महावीर भगवान का एक सिद्धांत है अपरिग्रह का सिद्धांत, यानी कि हमारे जीवन में यदि हम एक पंखे से काम चला सकते हैं, एक कूलर से काम चला सकते हैं, एक एसी से काम चला सकते हैं, एक स्कूटर से काम चला सकते हैं, एक कार से काम चला सकते हैं, एक घर से काम चला सकते हैं, तो हमें उतना ही करना चाहिए। हमारे पास परमात्मा की कृपा से अत्यधिक धन और संपदा है, लेकिन हम उस संपदा को ऐसे ही खर्च करके बहुत ज्यादा इस प्रकार के संसाधनों को जुटाएंगे तो इसके 2 दुष्परिणाम होंगे। पहला दुष्परिणाम ये होगा कि हमें भूमि से अधिक चीजों को निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जब आप समझते हैं भूमि को हम जब खाली करते जाते हैं तो भूमि का टेम्परेचर बढ़ता है। आज जो स्थिति हुई है ग्लोबल वार्मिंग की, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि अति दोहन हो रहा है। दोहन अच्छी बात है, जो हमारी जरूरत है उस अनुसार हम थोड़ी थोड़ी चीजें निकालते रहें, अपना जीवन चलाते रहें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ते जाएं, लेकिन वर्तमान समय में अति दोहन हो रहा है और अति दोहन का प्रमुख कारण है अपरिग्रह के नियम का पालन नहीं करना। हम अत्यधिक चीजों को इकट्ठा करने के उसमें रहते हैं और इस वजह से अति दोहन होता है। दूसरा इसका दुष्परिणाम होता है, जो साधारण व्यक्ति है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको चीजें सुलभ नहीं होती, उनको सस्ती नहीं मिलती, क्योंकि बहुत महंगे दामों में
जो धनाढ्य लोग हैं वो उसको खरीद लेते हैं, इस वजह से गरीबों को नहीं मिल पाती। तो एक तरफ जी जब हम सेवा का भाव रखते हैं तो हमें यह बैलेंस रखना चाहिए कि हम अपने जीवन को भी इस प्रकार से जिए ताकि जिनकी हम सेवा करना चाह रहे हैं उनकी सेवा हम जब करें तो वो भी कहें कि यस, ये खुद अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को पालते हैं और ये सेवा करने के वास्तविक हकदार हैं। तो ये मैं मानता हूँ वृक्ष लगाना जितना जरूरी है उतना वृक्षों को कटने से बचाना भी जरूरी है। मैं खास तौर से 2-3 चीजों का इसमें जिक्र करना चाहूंगा। टिश्यू पेपर, आप बताइए कि जी टिश्यू पेपर के बिना क्या आपका जीवन नहीं चल सकता? चल सकता है सर। चल सकता है, लेकिन करोड़ों पेड़ टिश्यू पेपर के कारण कट रहे हैं। हम करते एक हैं मामूली जी। सा कपड़े का रुमाल अगर अपनी जेब में रख लें और बड़े-बड़े विवाह समारोह में हम देखते हैं केवल और केवल फैशन के रूप में उस टिश्यू पेपर को रखा जाता है और एक जी टिश्यू पेपर की जगह 4-4 टिश्यू पेपर लोग लेकर उसको फेंकते हैं। तो बहुत फेंकते सारे हैं। ऐसे फैक्टर हैं, हमें समझने होंगे कि पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बहुत सारा ऐसा अपना जीवन चक्र, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हमें भारतीयता की तरफ ले जाना पड़ेगा। 50 साल 60 साल पहले हमारे जो दादा परदादा जैसे जीवन शैली जीते थे जिसमें किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई भी कचरा होता ही नहीं था। जैसे आपके घर में कागज है, वेस्टेज हो गए, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, तो उस कागज का भी वो उपयोग करके बर्तन बना लेते थे और वो बर्तन उनके घर में काम आते थे। ये प्रयोग हमने अभी शुरू किया है, इसको बड़े पैमाने पर पुनः लोगों के बीच में लाने की हमारी योजना है। तो ओ बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, पर्यावरण सीमित नहीं है, पर्यावरण असीमित है और हमें अपनी जीवन शैली को बदल करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी तरह आपने समझाया कि सिर्फ वृक्षारोपण ही पर्यावरण संरक्षण नहीं, उसके लिए बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जिसमें हमें जागरूक होने की जरूरत है। सर एक सवाल आपसे ये है कि आपके मार्गदर्शन में महावीर इंटरनेशनल ने पर्यावरण के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं, तो क्या कोई ऐसा विशेष अभियान या योजना है जिसे आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं? जी, इसमें मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा। जी 1 अप्रैल 2023 जिस दिन नई ज़िम्मेदारी हम सबको मिली, नया मिली नेतृत्व हमारे सामने आया, तो जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी सर ने मुझे एक बात बताई, पर्यावरण बहुत बड़ा है, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जल, जंगल, ज़मीन और जानवर, 4 चीज़ों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। चारों चीज़ों के लिए एक साथ काम कैसे कर सकते हैं? चारों चीजों के लिए एक कॉमन फैक्टर है। आज वर्तमान समय में जो गत 30 वर्षों से एक समस्या हम्म हमारे सामने पैदा हुई है, उस समस्या को लोगों तक पहुंचाना है, उस समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है और उस समस्या हम्म का हल कैसे निकलता है उन्हीं लोगों के माध्यम से आने वाले 10 साल में उस समस्या का परमानेंट हल करना है। इसकी हमने चर्चा शुरू की। तो चर्चा करते जी करते हमने बातचीत में यह पाया, सिंगल यूज प्लास्टिक एक हम्म ऐसा तत्व है जो जल को, जंगल को, जानवर को और जमीन को, चारों को नुकसान पहुंचा रहा है और इन चारों को यदि हमें बचाना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो जागरूक कैसे बिल्कुल करेंगे उसकी योजना बनी और उसके तहत हमने हमारे 350 केंद्रों के माध्यम से समय समय पर रैलियां आयोजित की, स्कूलों में कार्यक्रम किया। एक बेसिक चीज जो सबसे अधिक हमने इसमें नोटिस की या फिर हमने आइडेंटिफाई की या फिर हमने चयनित की, वो ये था कि हम अगर बड़ों के पास जाएंगे और उनको ये समझाएंगे कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग छोड़ो तो वो शायद माने या नहीं माने। हमने बच्चों को टारगेट किया क्योंकि बिल्कुल बच्चे माता पिता दादा दादी से बात करेंगे तो वो निश्चित रूप से उनकी बात मानेंगे और बच्चों का जो जीवन काल है, आज जो 15 साल का बच्चा है वो 75 साल तक का जीवन जिएगा। आज उसके दिमाग में यदि ये बात बैठ गई तो आने वाले 60 साल हमारे लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। तो बहुत ही बिल्कुल बड़े लक्ष्य के साथ बहुत अच्छी योजना बना करके हमने इसको प्रारंभ किया। बहुत सारे केंद्रों ने हमारा इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा योगदान हमें मिला उनको मैं यहाँ पे आपके साथ आज बुलाना चाहूंगा, आप उनसे भी बातचीत करें। हमारे रीजन जी 5 के डायरेक्टर भारती जी गहलोत और हमारे बीकानेर के पास गंगा शहर और उस केंद्र के अध्यक्ष वीर टोडरमल जी चोपड़ा,
जिन्होंने एक इस मुहिम को लगातार करने का संकल्प लिया और उन्होंने प्रत्येक शनिवार स्कूल में जाकर के बच्चों के साथ में कार्यक्रम करना तय किया और कैसे किया, उनकी क्या योजना रही, उसका क्या परिणाम है और उनको अपने शहर में इसकी क्या पहचान मिली, वो सारी बातें आप उनसे जानिए। सर, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस परियोजना का मुख्य जो टैगलाइन है, जो अभी आपने हमें नहीं बताई है, दर्शकों को, अगर दूसरे लोग भी, मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे लोग दूसरे भी जुड़े हैं जो हमारी संस्था से नहीं है, तो उन्हें जरूर ये टैगलाइन सुननी चाहिए। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप जरूर उस टैगलाइन को बोलें सर। जी, तो हमारा जब ये तय हो गया कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए विस्तृत अभियान पूरे देश में चलाएंगे, तो सर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि आप इस प्रोजेक्ट का एक ऐसा नाम सोचिए जो कैची हो और हर किसी की जुबान पर आए और जब वो बोले तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए और महावीर इंटरनेशनल की छाप उनके दिमाग में तुरंत रह जाए। तो हमने काफी सोचा और सोचने के बाद में हमने यह तय किया, कपड़े की थैली मेरी सहेली। तो ये ऐसा कैची इसमें शुरू जी सर, कपड़े की थैली मेरी सहेली। प्रकाश जी, क्या सर ने ऐसा कोई आपको दिया है पोस्टर या कोई ऐसा जो आप यहाँ दिखा सके हमारे दर्शकों को? प्रकाश जी को मैंने तो अभी तो नहीं भेजा, उनके पास अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। दर्शकों ने सुना होगा कि सर ने बताया कि कपड़े की थैली मेरी सहेली। तो चलिए, जो सर कह रहे थे कि भारती जी गहलोत और वी टोडरमल सर ने अपने क्षेत्र में इसके लिए बहुत जोरदार प्रयास किए, तो हम उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि उन्होंने इसे किस तरह अपने क्षेत्र में मतलब लोगों को जागरूक किया। और वो मटेरियल प्रकाश जी के पास है। बीच बीच में बात करते हुए प्रकाश जी से निवेदन है कि वो बताते रहे। जी सर, स्वागत है आप दोनों का। भारती जी गहलोत और वी टोडरमल जी, आप दोनों का स्वागत है। तो आप दोनों एक बारी बारी से हमें बता सकते हैं किस तरह के आयोजन आपने अपने वहां किए। जी, जय महावीर। जय महावीर। हम बीकानेर में 4 सेंटर है हमारे महावीर इंटरनेशनल के। तो हमने ये सोचा, रविंद्र सर ने हमें गाइडलाइन किया पूरा, तो हमने ये सोचा कि चारों सेंटर मिलके कुछ अच्छे से करते हैं तो अच्छा मैसेज आएगा, कम्युनिटी भी बढ़ेगी। और टोडरमल जी ने इन्होंने साथ दिया पूरा, बीकाना वीरा केंद्र ने, गंगाना वीरा केंद्र ने और वीर केंद्र ने, तो सब चारों सेंटर ने मिलकर हमने काम किया और सबने हमारा खूब साथ दिया। हमने फिर 2 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया ये काम। हमने कम से कम 20 स्कूलों में इस प्रोजेक्ट को कर चुके हैं और 12,000 थैलियां डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। हमने रैली भी की और हम है ना स्पीकर्स को बुलाते थे और वो 15 से 20 मिनट बच्चों को इसके बारे में बताते थे। पूरा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करें और कपड़े की थैली यूज करें। तो इससे बच्चे प्रभावित भी हुए, काफी असर भी आया और आगे भी हमें इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाहेंगे। बीच बीच में मेरे को आना भी पड़ा, पर मेरी इच्छा होती है मैं जहाँ जाऊं इसको करूं। लखनऊ आई तो यहाँ देखा, यहाँ प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ऐसे सर से मैं सोच रही हूँ इस यहाँ पर भी कुछ ऐसा किया जाए। मैंने देखा यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हुए देखा है मैंने यहाँ पे। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं रही, पर लग रहा है कि अब अपने को यहाँ पर भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ संदेश यहाँ पर भी अपन पहुंचा सकें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आगे आपको टोडरमल जी बता देंगे। जी जी, जरूर।
वी टोडरमा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आपने अपने यहाँ शहर में किस तरह से सर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया, आप हमसे शेयर करें। और हमने एक और भी चीज देखी थी, सर के इसी कपड़े की थैली मेरी सहेली के टैग को लेकर एक यूट्यूबर पर भी, मतलब यूट्यूब पर भी आपने एक बहुत बढ़िया वीडियो जो बहुत वायरल हुआ, उसके बारे में भी आप बताएं और हम सर से भी सुनेंगे। जी टोडरमल जी। जय महावीर। जय महावीर। कपड़े की थैली मेरी सहेली कार्यक्रम जो हमने बीकानेर में शुरू किया, उसमें सबसे बड़ा हाथ रविंदर सर का था। छोटी संस्थाओं को काम सभी संस्थाएं करती है, पर उसके पदाधिकारी उनको जितना मोटिवेशन देते हैं उतना ही काम विस्तृत रूप से होता है। बिल्कुल सर, सही बात है। हमने ये काम शिक्षा विभाग से चालू किया, बाकायदा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूलों के लिए हमने परमिशन ली। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी किया कि आप कोई भी स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप उसमें काम कर सकते हो। तो बाकायदा प्रधानाध्यापक के नाम उन्होंने लेटर जारी किया सबको। हम जिस भी स्कूल में जाते हैं हमें कोई रोक टोक नहीं थी, वो हमें समय देते थे। कई बार तो ये हुआ कि हमारा निश्चित टारगेट था हर शनिवार को करना, पर शनिवार को स्कूलों में समय की उपलब्धता नहीं होती, तो वो सोम या मंगल बुध का कभी का हमें टाइम देते, हम लोग वहां पहुंचते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरा ये प्रकाश जी आपसे एक मिनट और प्रकाश जी आपसे निवेदन रहेगा कि वो जो फोटोज मैंने आपको भेजी हैं बच्चों के स्कूल की जो हैं, वो आप हमें स्लाइड बाय स्लाइड दिखाएं। ये हाँ टोडरमल साहब देखिए जी। हाँ, ये हमने एक विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार के लिए बीकानेर के अपने राजस्थानी यूट्यूबर है मुकेश सोनी, उनसे पूरा 13 मिनट का एक वीडियो बनाया था जी, जिसको अपने 8 दिसंबर में लॉन्च किया था, 8 दिसंबर 2024 को। सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे महावीर इंटरनेशनल परिवार में एक ही साथ इसको लॉन्च किया था और 24 घंटे के अंदर 2,20,000 लोगों ने इसको देखा था। बहुत बढ़िया। अभी तक इसमें करीब 700 कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा था ये। जितनी भी स्कूलों में जाते तो हम हर स्कूल में अलग से विशेषज्ञों को लेके जाते थे। बिल्कुल, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वेटरनरी कॉलेज का हो, सब तरफ से अलग अलग लेके जाते थे। दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप ये फोटोग्राफ्स देखें, आपको दिख रहा होगा कि मतलब बच्चों की भीड़ है जहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चों के सामने किए गए, रैलियां निकाली गई। तो बहुत बहुत साधुवाद है। बताएं आप टोडरमल साहब। हाँ, तो इसके लिए हमें बहुत सारा मिला मीडिया का। काम तो हर जगह होता है, कहीं कम होता है, कहीं बड़ा ज्यादा होता है, पर जब मीडिया साथ में हो तो छोटे काम को भी बहुत बड़ा दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, मीडिया का हर काम के अंदर उपयोग होना चाहिए। आज अगर कोई छोटा सा भी, कल जैसे मीटिंग में रविंदर सर ने बताया था कि चाहे अपन 5 जनों की मीटिंग करें चाहे 50 जनों की मीटिंग करें, अगर उसको मीडिया के थ्रू हम दिखाएंगे तो 50,000 आदमियों तक जाएगी वो। तो 5 को समझाना और वो 5 से 50,000 को समझाना बराबर है। बिल्कुल, तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस स्कूल में बच्चे कम है या ज्यादा है। तो हमने वहां समझाया, बच्चों ने, स्टाफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। हर मीटिंग के बाद में, मतलब संगोष्ठी के बाद में, हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते थे जी। तो जो चीज उनको बताई गई है जिसके द्वारा, उसी विषय पे हम प्रश्नोत्तरी करते थे, 5 क्वेश्चन पूछते थे, उनको हम प्राइज देते थे। तो बच्चे भी मोटिवेटेड होते और ध्यान से सुनते वो कि हाँ क्या बता रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। अपने 2 पोस्टर जारी किए थे रविंदर सर ने कपड़े की थैली मेरी सहेली पे। एक तो कपड़े की थैली मेरी सहेली का था, एक स्लोगन का था। वो हमने पोस्टर बना करके हर स्कूल को भेंट किए ताकि जब भी बच्चे उधर से निकले, उस मेन रोड रास्ता जो उनका स्कूल से,
तो वो हर बार उनको पढ़े और उनको मन में ये हो कि हमें कपड़े की थैली यूज नहीं करनी है, यूज करनी है। हाँ यूज करनी है कपड़े की थैली, प्लास्टिक थैली यूज नहीं करनी है। जी 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 इसके बाद में हमने दिवाली के जस्ट 5-7 दिन पहले एक प्लान बनाया था कि जितने भी बीकानेर के प्रबुद्ध लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं या जो भी है, उनसे हम रूबरू हो और उनके कपड़े की थैली मेरी सहेली प्रोजेक्ट पे चर्चा करें। तो ये कार्य हमने किया था, उसके भी फोटो है। जी जी फोटोज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही। और जैसे कि आपने कहा कि मीडिया इसमें बहुत कारगर सिद्ध होती है, तो जैसे वो वीडियो आपने मुकेश की कॉमेडी से बनवाया और वो वायरल हुआ, तो सर की जो कपड़े की थैली मेरी सहेली का स्लोगन है, आज इतने लाखों लोगों तक तो पहुंचा ही है। अब मैं दोबारा रविंद्र सर की तरफ चलूंगी। सर, आज जब जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे विषय वैश्विक चिंता का कारण बन चुके हैं, तो आपके अनुसार हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसका समाधान कहाँ से शुरू होना चाहिए? बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये आज से नहीं है। आज के करीब 50-60 वर्षों से जो हमारे जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, हमारे जो खेती, खान पान और रहन सहन के जो तरीके बिल्कुल पश्चिम की हम जो नकल कर रहे हैं, उस वजह से ये सारी चीजें हम पर प्रभाव डाल रही हैं। उसकी बात करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रीजन, जैसे हमने रीजन 5 की बात कर ली, वैसे रीजन 2 और रीजन 3, ये दो ऐसे रीजन हैं। इन दो रीजन में भी गौतम जी राठौड़ के नेतृत्व में और श्याम सुंदर जी जालान के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्य और सुंदर सपोर्ट मिला है। जो रैली के कार्यक्रम हुए थे वो इतने बड़े पैमाने पर हुए और प्रत्येक केंद्र ने उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई और बाकी जितने रीजन है उन रीजन में भी जो कोई कोई सेंटर है उनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही। तो जितने भी केंद्र आज तक के महावीर इंटरनेशनल के इस 2 साल के सफर में कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं, मैं पहले उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की है, बहुत सरल तरीका है, जो हमारे पूर्वज करते थे वो हमें करना है जी। कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे 50 साल पहले जब घर से निकलते थे, कपड़े की थैली हाथ में होती थी, एक गमछा साथ में होता था, जो भी सामान है उसमें लिया, घर चले गए। घर पे जब खाना खाने के लिए बैठते थे, थाली लगाते थे पालकी मार के, और भोजन की एक दाना भी उसमें जूठा नहीं छूटता। इवन पानी की एक बूंद भी घर में वेस्ट नहीं करने देते। अगर कोई ग्लास भर के ला रहा है, एक पानी की बूंद भी अगर जमीन पे गिरती है तो उसको तुरंत ठपका मिलता था, ये क्या किया। और आज का समय ऐसा है कि अपने जोमेटो से या जो भी ऑनलाइन है उससे फोन किया, मंगाया, पिज्जा लेके आओ भाई, पिज्जा खाया, एक बाइट लिया और वो पसंद नहीं आया और डस्टबिन में डाल दिया। बिल्कुल। ये जब कचरा करते हैं और वो कचरा घर से बाहर जाता कहाँ है, हमारे शहर में ही रहता है, शहर छोड़ के तो कहीं जाता नहीं। तो जब ये पूरी प्रक्रिया, हमारी जो जीवन की शैली है वो परिवर्तित हो गई है, हम पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने इस देश को, अपने इस विश्व को नहीं बचा पाएंगे। जो पूर्वज करते थे वो सही था, उसको कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। यस। सर, हम समाधान ढूंढ रहे हैं कि समाधान कहाँ से शुरू हो, तो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले हमें हमारे घरों की व्यवस्था ही चेंज करनी पड़ेगी। वही आप हमेशा कहते हैं कि हमारी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है, जहाँ थोड़ा बहुत यूज करना है और ये है वो है, हर चीज, छोटी छोटी चीजें जब हम देखते जाएंगे, बहुत सही है सर। सर, अभी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके प्रयासों में पर्यावरण शिक्षा को युवाओं और बच्चों तक पहुंचाने का विशेष जिक्र आप हमेशा करते हैं, जैसे टोडरमल ने भी स्कूल वगैरह, रैली वगैरह में। तो इस दिशा में कोई विशेष प्रोजेक्ट या कोई ऐसी योजना आपने बनाई है जो आप हम सबसे साझा कर सकते हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी उस प्रोजेक्ट, उस योजना पर काम करके बच्चों के थ्रू इस जो हमारा ये मुहिम है इसको आगे बढ़ा सके? जी, दो चीजें हैं। अपने भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी हैं,
उन्होंने 2023 में एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम है लाइफ, LIFE। तो उसको अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो उन्होंने एक इस प्रकार का कोर्स बनाया है, उसको इस प्रकार से डिजाइन किया है कि हर विद्यालय में उसको बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और बच्चों के माध्यम से जो संस्कार, पर्यावरण के संस्कार, जिससे हमारा देश और विश्व पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रहे, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। और वो डिजिटली भी अवेलेबल है, प्रिंट में भी अवेलेबल है, और उसको कई प्रकार से एनिमेटेड भी उसमें वीडियोस बनाए गए हैं, जिसको बच्चे आकर देखकर उसको कैच कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर शनिवार को पर्यावरण दिवस के रूप में उसको घोषित किया है। हर शनिवार को हर विद्यालय को अपने यहाँ पर एक पर्यावरणविद को बुला करके उसका लेक्चर करवाना है, और बच्चों को पर्यावरण की पूरी शिक्षा मिले, ऐसा सिस्टम है। आने वाले समय में उन्होंने ये तय किया है कि जो पुस्तकें आएगी उसमें भी पर्यावरण शिक्षा शामिल होगी। तो राजस्थान का साथ ही साथ उन्होंने जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर पैकिंग की वस्तुएं आती है, उनको भी 100 मीटर के दायरे में विद्यालय के 100 मीटर के आसपास के क्षेत्र में बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि बच्चे उसको उपयोग करने से भी बचें। तो हर प्रकार से सरकारी तंत्र जो है वर्तमान समय में पूर्णतया यह चाहता है, कमी केवल एग्जीक्यूशन की आती है, जन चेतना की आती है, योजनाएं बनती है बहुत अच्छी, उन योजनाओं को हम एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं, कितना निचले स्तर तक पहुंचा पाते हैं, यही एक चैलेंज है। और जिस दिन ये चैलेंज समाप्त हो जाएगा, सारे युवा और सारे बच्चे जब इस बात को समझने लगेंगे, उनके पास एक टॉपिक पहुंचने लगेगा जो कि काम हमारे द्वारा हो रहा है। महावीर इंटरनेशनल क्या कर रहा है, बेसिकली यही कर रहा है, जो चीजें हैं उन चीजों को विद्यालयों में जाकर पहुंचाने का काम कर रहा है। तो मेरे जितने केंद्र 350 केंद्र जो महावीर इंटरनेशनल के जुड़े हुए हैं, उसके अलावा भारत भर के जो भी हमारे साथी जो महावीर इंटरनेशनल जुड़कर अथवा बिना जुड़े पर्यावरण संरक्षण के कार्य को करना चाहते हैं, उन सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट, ये निवेदन है, सिंपल विषय है, बच्चों तक बात को पहुंचा दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक नुकसानदायक है, उसका उपयोग नहीं करना है। अब इसके लिए केवल इतना कहेंगे ना, बच्चे घर जाके गूगल भी करेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे और सारी चीजें देखेंगे, उसको समझ में आ गया। और एक बार बच्चों को यदि समझ में आ जाता है तो फिर वो उससे दूरी बना लेते हैं। हम फोर्सफुली किसी को कहते हैं ये नहीं करना, तो वो माने नहीं माने वो उनकी जरूरी नहीं है, लेकिन जब उनको समझ में आ जाता है तो उसके बाद में वो उस काम को नहीं करते, ऐसा हम मानते हैं। और ये मैं दोनों सरकारों का, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बच्चों तक इस बात को पहुंचाने का ये एक माध्यम चुना है। साथ ही साथ जो युवाओं को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जैसे टोडरमल जी ने बताया, उन्होंने एक यूट्यूबर को अपने साथ लिया और इस काम को आगे बढ़ाया। अपने जो 350 केंद्र हैं, सभी केंद्र अपने अपने क्षेत्र के जो यूट्यूबर, फेसबुक में अच्छा करने वाले, उन सब लोगों को जोड़ करके युवाओं तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये एक कड़ी बन सकती है, जो सोशल मीडिया है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसके माध्यम से हम प्रत्येक युवा तक पहुंच सकते हैं। और युवा और बच्चे दो अगर समझ गए तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, और हम जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं उसको गति मिलेगी। अभी हम 1 और 1 11 की बात करते हैं, लेकिन जब युवा और बच्चे जुड़ जाएंगे तो वो कब 111 और 1011 हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत सही सर। अभी आप एक स्पेशल डे के लिए काम कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से, पृथ्वी दिवस। सर उसके बारे में हमारे दूसरे बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, महावीर इंटरनेशनल के लोग तो शायद आपके वक्तव्य के माध्यम से जानते हैं, तो पृथ्वी दिवस पर क्या विशेष हो रहा है या क्या करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। बिल्कुल शिल्पा जी, ऐसा है, अपने बहाने होते हैं काम करने के। जैसे ये पृथ्वी दिवस है, कभी जून में आ जाएगा, पर्यावरण दिवस आ जाएगा, तो वैसे हम जनरली काम तो सब हर दिन करते हैं, लेकिन ऑकेजन ऐसे हमने जानबूझ के सबने हमारे जो पूर्वज है उन्होंने, जो हमारे सब लोगों ने मिलके बनाए हैं, ताकि उस दिन एक सम्मिलित प्रयास हो। तो
इस प्रकार हमने ये सोचा है कि हम एक सप्ताह पहले, यानी कि 22 तारीख को अपना पृथ्वी दिवस है, एक सप्ताह का समय, आज 17 तारीख हो गया, आज से ही शुरू करें और आने वाली 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक हम इस पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर 3 कार्यक्रम हमने हमारी तरफ से लॉन्च किए हैं, एपेक्स ऑफिस की तरफ से। पहला, आप रैली कर सकते हैं, सुबह का जल्दी का समय हो जब गर्मी नहीं है, उस समय आप रैली कर सकते हैं। दूसरा, आप सेमिनार कर सकते हैं। अब सेमिनार में आप जरूरी नहीं है कि बड़ा एसी हॉल बुक करें, आप छोटे से कमरे में भी कर सकते हैं। एक कहीं पे पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठकर 50 लोग 25 लोग इकट्ठे हो गए, वहां पे आप पर्यावरण की चर्चा शुरू कर दीजिए। धरती को बचाने के लिए आप अपने खुद के जीवन में क्या परिवर्तन करके बचा सकते हैं, उनको संकल्पों को आप दोहरान कर लीजिए, संकल्प लोगों को करवा दीजिए। इतने में भी आपका काम हो सकता है। आपके पास अगर सुविधा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप 10,000 लोगों को जोड़िए, 50,000 लोगों को जोड़िए। आप ऑनलाइन सेमिनार कीजिए, आप किसी बड़ी जगह पर सेमिनार कीजिए, जैसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। तीसरा हमने बताया नुक्कड़ नाटक। शाम का समय है, सभी काम से फ्री हो गए हैं, 8:30 9 बजे 10 बजे का ये एक समय है जिस समय गली के अंदर 5 लोग 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, कहीं कोई ग्रुप बैठा है, तो उनके साथ में जाकर के पूर्व तैयारी के साथ 5-10 बच्चे इकट्ठे हो जाएं, उनको आप ले लीजिए, उनको सिखा दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर वो चर्चा करें और एक नाटकीय रूप में उसको प्रस्तुत करें। तो ये भी कई रूपों में हो सकता है, छोटे से लेके बड़ा, जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो हमने 3 चीजें बताई है, इन 3 चीजों को 20 तारीख से लेके 30 तारीख, आप चाहे तो प्रतिदिन करें, चाहे किसी एक दिन करें, चाहे 2 दिन 5 दिन, चाहे तीनों कार्यक्रम करें, चाहे एक कार्यक्रम करें, किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है, विषय को जीवित रखते हुए लोगों के बीच में बार बार इसको प्रेषित करना है। हमारे जो कि कल आए थे अशोक जी सर, उन्होंने हमेशा ही कहा है हैमरिंग होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक है, जब हम बार बार बोलते हैं लोगों के ध्यान में आता है और वो उसके बाद में उनकी जीवन शैली में परिवर्तन लाता है और निश्चित रूप से उसका बड़ा परिणाम मिलता है। तो अनिल जी सर कहते हैं और मेरा भी यही कहना है कि हमें अपने प्रयासों को लगातार करना है। बहुत सारे केंद्र कहते हैं कि हमने जुलाई में ये किया था, हमने अगस्त में ये किया था और उसके बाद में हम नहीं कर पाए। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, आपने जो कर दिया वो तो हिस्ट्री हो चुकी है, हमें लगातार प्रयास करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें कंटिन्यू प्रोसेस में काम करते रहना है। तो इसीलिए हमने ये दिन चुना है। इस महीने हम ये करेंगे। मई के अंदर हम एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबका अपार सहयोग हमको चाहिएगा। हमारी ये सोच है कि हम 2 तरफ से काम करें। पहला काम पब्लिक को जगाने का काम करें, दूसरा सरकार का सहकार कैसे मिले और कानून इतने कड़क बने ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है, जो वितरण है, जो सेल्स है, वो खुद बंद हो जाए और उसके लिए जन जन अपनी बात को किस प्रकार से सरकार तक पहुंचा सके उसका हम माध्यम बने। तो हमने एपेक्स बॉडी ने यह एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें हम एक ईमेल तैयार कर रहे हैं और उस ईमेल में हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है, इसके दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं, आप भी ये चाह रहे हैं और हम भी ये चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका विक्रय और विपणन बंद किया जाए। इसके लिए हम इस अभियान का सपोर्ट करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का इस रिक्वेस्ट को जब भारत सरकार तक पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे हुए लोगों को यह सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम इसका क्यों नहीं अल्टरनेटिव लॉन्च करें। और अल्टरनेटिव लॉन्च करने के लिए जो सपोर्ट सरकार कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि आप देखिए एक नॉर्मल जो सिंगल यूज प्लास्टिक आता है उसकी कीमत में और जो कंपोस्ट होने वाला प्लास्टिक है उसकी कीमत में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण ही लोग उसको यूज नहीं करते। तो
तो यदि सरकार उसमें सब्सिडाइज कर दे और उसको वहन कर ले तो उसका उपयोग अपने आप ही बंद हो जाएगा। और जो हमें कचरा होने के बाद कचरे को उठाने के लिए और कचरे को खत्म करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो पैसा अगर हम इसमें डाल वो दें बच तो हम जाए। बहुत सारे जी एनर्जी वर्क से बच जाएंगे। जी, बहुत सही आपने सुझाव दिया सर। कई बार सर एक विशेष प्रश्न है कि कई बार किसी व्यक्तिगत अनुभव से एक नई दिशा मिलती है सर, तो क्या ऐसा कोई पल या अनुभव है जब आपको मतलब ऐसा लगा हो कि हाँ, यह कार्य जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है? शुरुआत में जैसे मैं आपसे बात करूं कि सेवा कार्य का हो सकता है कि पारिवारिक संस्कार रहे हों, इस वजह से मुझ में ये भाव रहा है। 92 जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब उस समय हमारे यहाँ पे गांव में एक छोटा सा मंडल हुआ करता था जिसका नाम था पार्श्वनाथ जैन युवा मंडल। तो उस मंडल में मुझे एक सदस्य के रूप में भूमिका मिल गई और छोटी उम्र में उस संस्था का मुझे सचिव भी बनाया गया। हम लोग महावीर जयंती पे बनाते थे झांकियां और जो स्कूल में फर्स्ट सेकंड आते थे उनको पारितोषिक देते थे। तो वहां से सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन जब हम गौशाला से जुड़े 2014 में जाना शुरू किया वहां पे, और हम गए तो वहां पेड़ पौधे लगाने के लिए थे। पेड़ पौधे लगाने के हिसाब से जाते, उनको पानी पिलाते, आ जाते वापस। लेकिन 2014 से 2016 के बीच में 2 साल वहां जाने के दौरान हमने पाया कि वर्तमान समय की जो बेसिक समस्या है, गौवंश को निराश्रित लोग छोड़ देते हैं, अपने घर में पालते नहीं हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसके अलावा उनका एक्सीडेंट भी खूब होता है। तो वो जब दृश्य हम देखते हैं तो हमारे मन में, जो हमारे ग्रुप के सारे लोग थे, 20-25 लोग हम जाते थे, तो हमारे मन में पीड़ा जागृत हुई। वहां से थोड़ा ये भाव परिवर्तन हुआ और सेवा क्षेत्र में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और फिर हमने महावीर इंटरनेशनल को खोजा, महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़े, फिर दूसरी अन्य संस्थाओं के साथ धीरे धीरे जुड़ा होता गया। और जो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप, या फिर जो बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, वो वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक ये प्रश्न है कि आज की पीढ़ी सजग है लेकिन कई बार संलग्न नहीं हो पाती। आज उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पर्यावरण के लिए कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहाँ से करें वो नहीं समझ पाते? बहुत मतलब ये आपने जो कल इंटरव्यू अगर सुना हो सर का, तो सर ने भी ये बताया था कि युवा वर्ग को जोड़ने के लिए बेसिक परिवर्तन की जरूरत है। बेसिक परिवर्तन क्या है कि जो लगातार कई वर्षों से पदों पर आसीन व्यक्ति हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मेरे पास 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई पद है, मैं उससे हटता ही नहीं हूँ, तो अगला जो नौजवान है जो उस शहर में कुछ करना चाहता है, जिसके भाव हैं, वो कैसे जुड़ेगा? कोई न कोई प्लेटफॉर्म तो उसको मिलेगा, तब जाके वो सेवा कार्य में आगे बढ़ेगा। तो इसके परिणाम ये होते हैं, जब कोई छोड़ता नहीं है तो या तो फिर वो उस सेवा भाव से अलग हो जाता है, और या फिर वो किसी दूसरी संस्था को ऐसे ढूंढता है जैसे जो कि हमारे संस्कारों और मूल्यों की नहीं है, उनसे वो जुड़ता है। तो मेरा यही कहना है, युवा वर्ग तभी जुड़ेगा जब उनको जोड़ने के लिए वर्तमान नेतृत्व आगे आएगा और वर्तमान नेतृत्व उनको जोड़ेगा। जैसे मैं ये मानता हूं कि मैं अगर किसी पद पर हूं और मैं उस पद से हट नहीं सकता, मैं मानता हूं कि चलो अभी कुछ समय तक मेरी जरूरत है, तो मैं कुछ नौजवानों को ऐसे साथ जोड़ूं और उनको नए नए आयाम देके उनका प्रमुख बनाऊं। क्योंकि जब तक उनमें ये भाव नहीं आएगा कि मैं खुद इस एक प्रोजेक्ट का लीडर हूं, तब तक वो लीडर नहीं बनेगा। हमें वर्कर बनाने के बजाय अब आने वाले समय में युवाओं को लीडर की भूमिका में लाना होगा। युवा अगर लीडर बनेंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय तक वो पर्यावरण की सेवा और अन्य सेवाएं कर पाएंगे। जी सर। सर जैसे कि समय की अपनी एक सीमा है, आपसे बातचीत तो हम लगातार कर सकते हैं, लेकिन हम अब अंतिम पड़ाव पर, मेरा ये आखिरी प्रश्न है आपसे कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में पर्यावरण जागरूकता को लेकर आपकी सबसे बड़ी सोच, सपना या उद्देश्य क्या है?
मतलब पर्यावरण। जी जी जी, तो पर्यावरण अपने आप में एक, जिसे कह सकते हैं, कभी समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है। पर्यावरण जी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक पर्यावरण रहेगा, और पर्यावरण से जुड़े हुए इश्यूज छोटे मोटे आते रहेंगे। लेकिन पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना और जो वर्तमान दृष्टिगत समस्याएं हैं उनका इस प्रकार से जी समाधान करना कि भविष्य में वापस कोई और समस्या नहीं उत्पन्न हो जाए। हम एक समस्या का समाधान करते हैं, उससे दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी अगर सौर ऊर्जा का आप देखते हैं, तो सौर ऊर्जा का बहुत ही बताते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी है, लेकिन इसको लगाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये तो और नुकसान हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, लंबी सोच के साथ दूरगामी परिणामों को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से बहुत सोच समझकर, युवाओं को साथ लेकर और बुजुर्गों के अनुभव को जोड़कर एक बड़ी प्लानिंग के साथ अगर पर्यावरण पर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे को इसका फायदा मिलेगा। और मैं फिर से ये कहूंगा, जो बुजुर्ग करते थे वह कार्यशैली, वह जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए। उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, उससे हमेशा ही, क्योंकि हम देखते हैं 5,000, 10,000, 50,000 वर्षों से जो धरती एक तरह से चलती आ रही थी, उसको हमने 60-70 वर्ष में खोखला करना शुरू कर दिया, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो अभी हमने गलतियां की है, उन गलतियों का दोहरान रोकें, और निश्चित रूप से जो हमारी सनातन समय से, पुरातन समय से हमारी जीवन शैली आती आ रही है उसको हम अपनाएं। और एक अनेकांतवाद का सिद्धांत में जो भगवान महावीर का है उसकी चर्चा करना चाहूंगा, जो कि अभी नरेंद्र जी मोदी ने भी की थी। अनेकांतवाद के सिद्धांत को देखते हुए हमें किसी भी योजना को बनाना चाहिए। किसी अपेक्षा से यह सही है, किसी अपेक्षा से यह गलत भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण को अगर हम अपनाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इससे पहले कि मैं हस्तीमल साहब और जो दूसरे हमारे टीम के मेंबर्स जुड़े हैं उनको बुलाऊं, मैं JF कैनेडी की एक पंक्ति कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है और हर किसी को प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ओवर टू हस्तीमल साहब। धन्यवाद शिल्पा जी, धन्यवाद रविंद्र जी, टोडरमल शाह और भारती जी। जल जंगल जमीन की रक्षा हो अपना अभियान, पर्यावरण चेतना से अब जागे हिंदुस्तान। वायु विषैली, जल जहरीला, वातावरण में बेचैनी, ध्वनि प्रदूषण ने है सारी सुख शांति अपनी छीनी। मिट्टी पानी हवा यही तो कुदरत के वरदान, बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए। संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। पर्यावरण का अर्थ सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है। प्रकृति ने हमें जितने भी संसाधन दिए हैं उनका अनुचित दोहन न करते हुए उस संपदा का संरक्षण करना ही सही मायने में पर्यावरण संरक्षण है। जल जंगल जमीन और जानवर, ये सभी आज सभ्यता के अंधाधुंध एकल उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से त्रस्त है। इसी पीड़ा को अपने कपड़े की थैली मेरी सहेली स्लोगन के अंतर्गत एक मुहिम छेड़कर इस दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है। वीर रविंद्र जैन जी, वीर टोडरमल जी चोपड़ा, वीरा भारती जी गहलोत और पूरी टीम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपका संदेश की आज सबसे बड़ी चुनौती पारिवारिक स्तर पर जीवन शैली को बदलना है, संसाधनों का अनावश्यक उपयोग रोकना है। ये तभी संभव है जब हम बच्चों को समझ में आवे उस माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाएं। आज आप हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण सार्थक जानकारी साझा की, अनुभव साझा किए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय महावीर सर। और कुछ देर रुके रहिए, अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो हर दिन हम एक प्रश्नकाल का समय रहता है हमारा, और आज का प्रश्न कल के साक्षात्कार पर आधारित रहता है। तो ओवर टू अलका जी, प्रश्न। जय महावीर सभी को।
बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, टोडरमल जी और भारती जी। शिल्पा जी ने बहुत ही सुंदर आपसे विचार विमर्श किए, और आपके जो इतने सुंदर पर्यावरण पे विचार जो आज पूरे जनता को मिले हैं, हम तो सुन ही रहते हमेशा और हम जान ही रहते, और आपका जो कार्यशैली है करने की, कपड़े की थैली मेरी सहेली, वो आज पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है ये नारा। तो आज के इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है हमारे ये पर्यावरण वाले जो प्रोजेक्ट में आपकी और अधिक गति आएगी और लोग जुड़ेंगे, आगे होके जुड़ेंगे और इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने बताया, जल, जमीन, जानवर और जलवायु सबको एक साथ बचाने के लिए एक ही सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो। हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन प्रयास बहुत कम होते हैं। हम मन में सब चाहते हैं, हम सब समझ रहे हैं कि हमारी धरती माँ को कितना नुकसान हो रहा है इस चीज से, लेकिन प्रयास बहुत कम लोग कर रहे हैं। रविंदर जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है, और आगे भी आपका इसी तरह से प्रयास रहेगा और सबको फायदा मिलेगा। आज की जो ये हमारी वर्कशॉप, जो हमारा जो ये एपिसोड है, ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। अब मैं हमारे दर्शकों से, कल हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल अशोक जी गोयल जुड़े थे और उन्होंने अपने विचारों से सबको लाभान्वित किया। उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न मैं पूछने जा रही हूँ। हमारा जो महावीर इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, माननीय अशोक जी गोयल साहब ने उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कितनी वर्कशॉप स्वयं ली, उस प्रोजेक्ट का नाम और वर्कशॉप की संख्या बताएं, जो कल के एपिसोड में हमने विस्तारित की थी। सर, प्रोजेक्ट का नाम और उसकी संख्या, जो सर ने स्वयं वर्कशॉप ली थी, उनकी संख्या बताएं। अभी तक कोई जवाब आया नहीं। महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की तरफ से जवाब आया, शायद प्रकाश जी ने दिया है, किसने दिया? हाँ, प्रदीप जी टोंगिया ने दिया है, थैलीसीमिया। नंबर्स तो नहीं लिखे हैं, नंबर्स नहीं लिखे हैं। 100 लिखा है, 100 नंबर भी लिखा है। अच्छा, नंबर भी लिखा है। यस, वो प्रदीप जी, सर प्रदीप जी टोंगिया ऑलरेडी चुके थे, ऑलरेडी विनर हो चुके हैं एक बार। हाँ जी जी। जी नागरमल जी ने भी लिखा है थैलीसीमिया, और फिर लिखा है 7। देखिए, अब उत्तर तो बाहर हो चुका है, तो हो चुका है, का कोई औचित्य नहीं रहता है। यस। सॉरी सर, आज मार्केट में हूँ, बस